पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद है उन अहम कानूनों और पड़ावों को समझना जिन्होंने भारत की संवैधानिक यात्रा को आज की शक्ल दी है। इसे आप एक तरह का विस्तृत विवरण समझ सकते हैं, लेकिन बातचीत के अंदाज में। बिल्कुल, और ये यात्रा काफी लंबी और दिलचस्प रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर भारत की आज़ादी तक हम खास तौर पर उन एक्ट्स पर ध्यान देंगे जिन्होंने धीरे धीरे ये पूरा ढांचा तैयार किया। इस पूरी कहानी को हम आसानी के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, कंपनी का शासन, जो करीब 1773 से 1858 तक रहा, और दूसरा, ताज का शासन, यानी जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे कमान संभाली 1858 से 1947 तक। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाजत लेकर ये कंपनी भारत आई थी, करीब 1608 में, व्यापार करने के लिए। लेकिन ये एक ट्रेडिंग कंपनी से शासक कैसे बन गई? इसमें प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों का क्या रोल था? देखिए, प्लासी 1757 और खासकर बक्सर 1764 के बाद हालात तेजी से बदले। बक्सर के बाद 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार? हाँ, राजस्व वसूलना और दीवानी मामलों में न्याय करना, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक इकाई ना रह के एक क्षेत्रीय शक्ति, एक तरह की प्रशासक बन गई। और जब कंपनी इतनी ताकतवर हो गई, उसके कर्मचारी निजी व्यापार और रिश्वतखोरी में लग गए, तो ब्रिटिश संसद को चिंता हुई। उन्हें लगा कि अब कंपनी पर लगाम लगाना जरूरी है। अच्छा, तो इसीलिए आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला बड़ा कदम था। जी हाँ, संवैधानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक काम भी कर रही है। इसे नियमित और नियंत्रित करने की ये पहली कोशिश थी। इसी एक्ट ने भारत में एक तरह के केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। उनकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद भी बनी। और इसी एक्ट से वो केंद्रीकरण वाली बात शुरू हुई, जैसे मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन करना। सही कहा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये साफ तौर पर सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक कदम था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित हुआ। और हाँ, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। ये ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा हस्तक्षेप था कंपनी के मामलों में। लेकिन लगता है इस एक्ट में कुछ दिक्कतें थीं, जिन्हें ठीक करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। हाँ, पहले प्रयास में कुछ कमियां रही जाती हैं। 1773 के एक्ट से गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया था। तो 1781 के एक्ट ने, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, इन चीज़ों को स्पष्ट किया। जैसे सरकारी अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो काम किए या जो राजस्व के मामले थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। अच्छा। और कलकत्ता के निवासियों के लिए तय हुआ कि उन पर उनकी निजी कानूनों, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी। अपील की शक्ति भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी गई। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये नाम तो काफी सुना है। ये क्यों महत्वपूर्ण था? सैनिक और राजस्व मामलों के लिए एक नया निकाय बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य थे और ये सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। तो यहीं से वो ड्यूअल कंट्रोल या द्वैध शासन शुरू हुआ? बिल्कुल। एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। फिर तो हर 20 साल में चार्टर एक्ट आने लगे। 1793 के एक्ट में क्या कुछ खास था? 1793 वाले ने मुख्य रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। गवर्नर जनरल की शक्तियों को मद्रास और बंबई पर और मजबूत किया। और एक अहम बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अच्छा। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट।
इसमें वो एकाधिकार खत्म करने वाली बात हुई थी? हाँ, काफी हद तक। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। मतलब अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी भारत आ सकते थे। ऐसा क्यों? इसके पीछे नेपोलियन के साथ युद्ध और इंग्लैंड में मुक्त व्यापार के समर्थकों का दबाव था। इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की इजाजत दी और शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। हालांकि वो पैसा कैसे खर्च हो, इस पर काफी बहस हुई और इसने भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले इलाकों पर क्राउन की संप्रभुता को और मजबूती से स्थापित किया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, इसे तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण का चरम बिंदु कहते हैं। निश्चित रूप से इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे। अच्छा। सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां उन्हीं को दे दी गई। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ही बनाते थे और कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त कर दी गई। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय रह गई। सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता शुरू करने की कोशिश भी हुई, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वो लागू नहीं हो पाया। और एक और बात, पहले के कानून रेगुलेशन कहलाते थे, अब इस एक्ट के तहत बने कानून एक्ट कहलाए। सही। और फिर कंपनी रूल का आखिरी चार्टर एक्ट 1853 का, इसमें क्या अलग था? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कामों को अलग अलग किया। कानून बनाने के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद बनाई गई, जिसे भारतीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसे एक छोटी संसद भी कहा जाता था। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें 6 नए पार्षद जुड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। और सबसे बड़ी बात, सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था आखिरकार शुरू हो गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी। इसमें पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी शुरू हुआ। मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारें अपने 4 प्रतिनिधि भेज सकती थीं। और इसने कंपनी के शासन की कोई मियाद तय नहीं की। हाँ, ये एक तरह का इशारा था कि ब्रिटिश क्राउन अब कभी भी शासन अपने हाथ में ले सकता है। और वो हुआ 1857 के विद्रोह के बाद। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी से शासन नहीं संभल रहा, तो 1858 का एक्ट आया, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। अच्छा बनाने वाला, हाँ, नाम तो यही दिया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। भारत का शासन, क्षेत्र और राजस्व सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया। वायसरॉय अब भारत में सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसरॉय बने। और वो पिट्स इंडिया एक्ट वाला द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब खत्म। उसकी जगह एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक सलाहकार निकाय थी। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को सुधारना और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना था। इसके बाद फिर भारतीय परिषद अधिनियमों का दौर शुरू हुआ। 1861 का अधिनियम, क्या अब भारतीयों को थोड़ी भागीदारी देने की कोशिश हुई? हाँ, 1857 के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों का सहयोग जरूरी है, तो 1861 के एक्ट ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नामांकित कर सकते थे। कौन लोग थे ये पहले सदस्य? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। हालांकि इनके पास कोई खास शक्ति नहीं थी। इसी एक्ट ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी। ये 1833 के केंद्रीकरण से उलट विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी। और पोर्टफोलियो सिस्टम? हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने जो 1859 में पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली शुरू की थी, उसे भी इस एक्ट ने मान्यता दे दी और वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। फिर आया 1892 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ?
इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, पर सरकारी बहुमत अभी भी कायम रहा। मतलब अभी भी अंग्रेजों का ही दबदबा था। हाँ, लेकिन परिषदों के काम थोड़े बढ़ाए गए। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका से सवाल पूछ सकते थे, और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की झलक मिलती है। कुछ गैर सरकारी सीटों के लिए प्रांतीय परिषदों और बेंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय नामांकन करते थे, और प्रांतीय परिषदों के लिए जिला बोर्ड, नगरपालिका, विश्वविद्यालय आदि की सिफारिश पर गवर्नर नामांकन करते थे। चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर प्रक्रिया वैसी ही थी। अच्छा। इसके बाद 1909 का अधिनियम यानी मोर्ले मिंटो सुधार, ये तो बहुत विवादास्पद रहा है, खासकर पृथक निर्वाचन को लेकर। बहुत ज्यादा। लॉर्ड मोर्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसराय। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफी बढ़ाया। सदस्यों को अब पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प यानी प्रस्ताव रखने की भी अनुमति मिल गई। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो वो पृथक निर्वाचन मंडल का था। हाँ, वही इसका सबसे विवादास्पद और दूरगामी प्रभाव वाला प्रावधान था। इसने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। मतलब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसने तो एक तरह से सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया। बिल्कुल, इसने विभाजन की नींव रखी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका लक्ष्य उत्तरदायी सरकार बताया गया। हाँ, इसका घोषित उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय। इसने पहली बार केंद्र और प्रांतों के विषयों को अलग अलग पहचाना और उन्हें बांटा। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू किया। द्वैध शासन ये क्या था? इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। आरक्षित विषय जैसे वित्त, भू राजस्व, पुलिस, ये गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की मदद से चलाते थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ये गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह से चलाते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ये प्रयोग असफल रहा। और केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई। मतलब राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू की गई। हालांकि मताधिकार बहुत सीमित था। पृथक निर्वाचन का दायरा और बढ़ा दिया गया। अब ये सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों पर भी लागू हो गया। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसमें। समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, और वही बना साइमन कमीशन। हाँ। जो समय से पहले ही आ गया और जिसका इतना विरोध हुआ। बिल्कुल। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 1929 में आयोग बनना था, पर ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाला आयोग बना दिया। और विरोध का कारण था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सही, 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इसी बात पर पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय की इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। उसने द्वैध शासन खत्म करने, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार करने, ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ बनाने और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने की सिफारिश की। इन सिफारिशों पर फिर गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा हुई। हाँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच। इन चर्चाओं के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार हुआ, जिस पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया, और इसी सब के आधार पर बना भारत सरकार अधिनियम 1935। बीच में वो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट भी हुआ था। हाँ, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसने न केवल मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों आदि के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों तक भी बढ़ा दिया। गांधी जी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं।
इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन के तहत ही प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में सीटें आरक्षित रखने पर सहमति बनी। तो अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। कहते हैं हमारे संविधान का ढांचा काफी हद तक इसी पर आधारित है। हाँ, ये बहुत ही लंबा और विस्तृत अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और उन रियासतों को शामिल होना था जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहें। क्या ये संघ बन पाया? नहीं, ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। मतलब प्रांतों को अपने दायरे में स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार मिला। और केंद्र में द्वैध शासन? हाँ, केंद्र में द्वैध शासन शुरू करने का प्रावधान था, लेकिन वो भी कभी लागू नहीं हो पाया। इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका शुरू की। इसने दलित जातियों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया। और जो भारत परिषद थी उसे खत्म कर दिया? हाँ, 1858 में बनी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसने मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की। न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। तो ये वाकई काफी व्यापक था। इसी एक्ट से लिए गए हैं या इसी पर आधारित हैं। और फिर अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग पर आंदोलन तेज कर दिया। तब लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसी योजना को अमल में लाने के लिए ये एक्ट बना। बिल्कुल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान बनाए। दोनों डोमिनियन को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिनकी नियुक्ति नए डोमिनियन की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। और संविधान सभाओं को पूरी शक्ति दी गई। हाँ, दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने और अपनाने की पूरी शक्ति दी गई। वे किसी भी ब्रिटिश कानून को, यहां तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकती थीं। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। सीमाओं के निर्धारण के लिए सर सिरिल रैटक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बने। तो इस तरह ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। जी हाँ, एक लंबी और जटिल यात्रा थी। एक व्यापारी कंपनी के रेगुलेशन से शुरू होकर धीरे धीरे विधायी और प्रशासनिक ढांचे का विकास, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी सरकार की तरफ बढ़ते कदम और अंत में स्वतंत्रता और विभाजन। इस पूरी पृष्ठभूमि को समझना आज के भारतीय संविधान के प्रावधानों और उसके पीछे की सोच को सराहने के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा कैसे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच एक लगातार कशमकश चली, कैसे प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ा और कैसे सांप्रदायिक राजनीति ने अपनी जगह बनाई। वाकई आज हमने काफी गहराई से इस पूरी संवैधानिक यात्रा को देखा, लगभग एक व्याख्यान की तरह ही। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, 1935 के अधिनियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का आधार बना। तो क्या 1950 में जो संविधान हमने अपनाया वो वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र सोच का प्रतिबिंब था, या फिर ये ब्रिटिश शासन से मिली विरासत का ही एक विकसित रूप था? अगर 1947 के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल शून्य से शुरू होती, तो क्या आज का संविधान कुछ अलग होता? इस पर जरूर सोचिएगा।